हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध। ठीक है, मतलब जब आपके पास ढेर सारे प्रतिरोध हों, जब आपके पास मान लीजिए ढेर सारे प्रतिरोध हों, ठीक है, तो इनके प्रतिरोधों को ठीक एक प्रतिरोध में लिखना ही क्या करता है, प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध। मतलब प्रतिरोधों के निकाय मतलब ढेर सारा प्रतिरोध और उनका एक प्रतिरोध लिखना क्या कहलाता है, प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब जो प्रतिरोध होते हैं वो आपके दो क्रम में संयोजित होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक होता है हमारा श्रेणी क्रम और दूसरा होता है बच्चों हमारा पार्श्व क्रम। अब पार्श्व क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे दोनों का, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम दोनों का, और उसके बाद हम लोग एक एक करके डिटेल में समझेंगे। अब देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है कि एक विद्युत परिपथ जिसमें R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के तीन प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ा जाए। मतलब मान लीजिए ये आपका एक प्रतिरोध है R1, तो इसका जो दूसरा आपका प्रतिरोध है उसका एक सिरा दूसरे सिरे से जोड़ा जाए। तो इस तरीके के आपके संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। और इसमें आप लोग को बस बच्चों एक बात ये ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी श्रेणी क्रम संयोजन है बच्चों, आंख बंद करके इसका एक प्रतिरोध आपको लिखना है तो R आप लिखेंगे, R मतलब तुल्य प्रतिरोध, R तुल्य लिखेंगे। ठीक है, R तुल्य जब लिखेंगे, ठीक है, तुल्य मतलब इनका एक लिखना। ठीक है, तो ये होगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक के बाद एक प्रतिरोध होते हैं, एक के बाद एक प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं पार्श्व क्रम संयोजन का। देखिए पार्श्व क्रम संयोजन में यदि बात करें बच्चों, तो जो भी आपके प्रतिरोध होते हैं वो दो बिंदुओं के बीच में जुड़े होते हैं। किन बिंदुओं के कैसे जुड़े होते हैं, दो बिंदुओं के बीच। मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये आपका क्या है, R3 है। तो देखो बच्चों ये तीनों प्रतिरोध क्या हैं, दो बिंदुओं से जुड़े हुए हैं। तो प्रतिरोध के इस संयोजन को, जिसमें जितने भी प्रतिरोध हैं दो बिंदुओं के बीच जुड़े हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। और यहाँ पे R तुल्य लिखना चाहेंगे तो आप लोग इस फार्मूले से लिखेंगे R तुल्य। तुल्य को देखो मैं इक्विवेलेंट से बोल दे रहा हूं, R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब होता है तुल्य, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्श्व क्रम को देखा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम को उठाते हैं। ठीक है, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन की बच्चों यदि बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने अभी आपको समझा कि देखो R1, R2 और R3 ये जो आपके तीनों प्रतिरोध है वो एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये किस में है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। यहां पे देखिए एक कुंजी लगा हुआ है, देखिए ये आपका एक कुंजी है और यहां पे इन तुल्य प्रतिरोध के बीच में आपका एक क्या लगा हुआ है, विभवांतर लगा हुआ है, मतलब एक सोर्स लगा हुआ है, स्रोत लगा हुआ है। अब यदि कुंजी बंद है तो ये आपका जो बैटरी है ये आपके तीनों प्रतिरोधों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो उस तरीके से एक धारा हमारी I बह रही है, एक धारा क्या बह रही है, I बह रही है। तो ये बात हम लोग को पता चल गया। अब जरा एक बात और ध्यान से देखिए बच्चों कि यदि हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो R1 प्रतिरोध है, क्या है, R1 प्रतिरोध है। इस R1 प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच, ये दोनों सिरों के बीच विभवांतर V1 है। R2 के दोनों सिरों के बीच विभवांतर V2 है और R3 के तीनों सिरों के बीच क्या है, विभवांतर V3 है। तो जैसे इसको यदि हम लोग देखें और इसमें तीनों में देखिए एक धारा I बह रही है। देखिए इन तीनों में क्या धारा बह रही है, I इसमें भी बह रही है, I इसमें भी बह रही है और I इसमें भी बह रही है। ठीक है, चलिए तो यदि हम लोग यहां से देखें तो किसी एक को बनाएं सबसे पहले। तो यदि ये R1 है और इनके दोनों सिरों के बीच में विभवांतर V1 है और इसमें कोई धारा यदि I प्रवाहित हो रही है तो आप यहां से क्या लिखेंगे कि V1 इज इक्वल टू R1 इंटू I। किस नियम से बच्चों, ओम के नियम से। किस नियम से, ओम के नियम से। तो V1 इक्वल टू R1 इंटू I हो गया। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आया सर हम लोग को। उसी तरीके से हम लोग V2 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, R2 इंटू I, और V3 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, R3 इंटू I। तो ये बात हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया। अब देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होती है
तो तीनों प्रतिरोधों में जो धारा होता है वो क्या होता है, समान होता है। धारा क्या होता है, समान होता है। जैसे कि देखिए इसमें भी वही धारा, इसमें भी वही धारा, इसमें भी वही धारा। तो ये आपके क्वेश्चन में पूछता है, तो आपको इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि ये देखिए V1 V2 और V3 इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो यहां पे देखिए ये आपका स्रोत हो गया, ये आपका सोर्स मतलब बैटरी हो गई। अब बैटरी यदि ये है तो इसके अक्रॉस मतलब जो विभवांतर है इन तीनों के अक्रॉस भी वही विभवांतर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे V की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2। तो देखिए V की वैल्यू हम लोग लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से हम लोगों ने ये लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिए कि V की वैल्यू यदि हम लोग लिखे तो V1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक है, अब यहां से देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में I कॉमन है। तो यहां से एक काम करेंगे कि I कॉमन निकाल लेंगे तो हम लोग के पास बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हम लोग के पास बच्चों बच गया। और यहां से यदि हम लोग लिखें एक लाइन और यहां से यदि हम लोग लिखें कि V अपॉन, अब देखो ये I यहां गुणे में है, यहां पर नीचे लिया के भाग में दे देंगे तो V अपॉन I लिखें तो इसके लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V अपॉन I की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 और V अपॉन I मतलब V आपका ये विभवांतर, और मान लीजिए इसमें से करंट I निकल रही है तो इसका तुल्य प्रतिरोध हम लोग क्या लिख देंगे, R। ठीक है, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट यदि हम लोग लिखें तो क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। और बच्चों अभी तो मैंने आपको यही बताया हुआ था ना कि यदि तीन आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो हम लोग तीनों को जोड़ के डायरेक्ट लिख देते हैं, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो दो पॉइंट हम लोगों ने यहां से समझा। पहला पॉइंट हम लोगों ने समझा, ठीक है, कि यदि आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसमें धारा का मान क्या होगा, समान होगा। और उसके साथ साथ जो तीनों प्रतिरोध या फिर जितने भी प्रतिरोध है उनको बस डायरेक्टली आप जोड़ के लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये बात हम लोगों ने यहां पे सीखा। चलिए अब देखिए, जैसे इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, और ये न्यूमेरिकल बच्चों पूछा गया है 2022 में भी पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है। देखिए बोल रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। 2 ओम, 3 ओम और क्या है 5 ओम है। ठीक है, चलिए सर इसको जोड़ दिए। और किससे जोड़े हैं हम लोग कि दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं। कितने का लगाते हैं बच्चों, 30 वोल्ट का हम लोग एक विभवांतर लगाएं। ठीक है, 30 वोल्ट का यदि हम लोग एक विभवांतर लगाएं, ठीक है, तो V की वैल्यू यहां पे हम लोग कितना लिखेंगे, 30 वोल्ट। और ये है हमारा 2 ओम, ये है 3 ओम और ये कितना है 5 ओम है। ठीक है, चलिए तो 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के ये हो गए। अब देखिए बोल रहा है कि तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच ये V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया और ये हो गया आपका V3। यही आपको V1, V2 और V3 की वैल्यू को निकालना है। तो V1, V2 और V3 को निकालने के लिए बच्चों एक बात ध्यान से देखिए कि यदि हम लोग इसमें, यदि हम लोग क्या करें इसमें बच्चों, ठीक है, यदि इसमें हम लोग धारा का मान, ठीक है, निकाल लें तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। हमको पता है ओम के नियम से, अभी मैंने समझाया था कि यदि ये 2 ओम का है प्रतिरोध और इसमें कोई I धारा बह रही है और इसमें कोई विभवांतर V है तो V की वैल्यू क्या होगी, प्रतिरोध इंटू I। ठीक है, तो V1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू I। तो यदि यही I हम लोग को पता चल जाए तो V1 की वैल्यू निकल जाएगी, V2 भी निकल जाएगी और V3 भी निकल जाएगी। ठीक है, तो यही हम लोग I निकालते हैं। तो देखिए तीनों, सबसे पहले तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, तुल्य प्रतिरोध। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखे तो हम लोग लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। और तीनों की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, तीनों की वैल्यू यदि देखें हम लोग तो आप लोग का 2 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 3 8 8 2 10 ओम हो गया इसका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो आप तीनों के जगह पे एक प्रतिरोध भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीनों के जगह पे मैंने क्या किया, एक प्रतिरोध बना के लिखा 10 ओम और ये कितना हो गया बच्चों, ये हम लोग के पास दिया हुआ है 30 वोल्ट। तो धारा कितनी होगी बच्चों, इसमें धारा की बात करेंगे, धारा की वैल्यू तो I की वैल्यू क्या होती है, V/R। ठीक है, तो V की वैल्यू है 30 और ये 10, तो I की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3 एम्पियर हो गई। ठीक है, I की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 3 एम्पियर हो गई। तो आपसे जो पूछा है बस बता दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए V1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो 2 इंटू I,
V2 की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों 3 इंटू आई, और V3 की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे आप लोग 5 इंटू आई। ठीक है, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूं आपका। ठीक है, तो ये आपका 2 गुणे 3 इक्वल टू क्या हो गया 6 वोल्ट। ये कितना हो गया 3 गुणे 3, ये कितना हो गया 9 वोल्ट, और ये कितना हो गया 5 गुणे 3, ये कितना हो गया 15 वोल्ट हो गया। तो कहने का मतलब है ये हमारा उत्तर हो गया। अच्छा एक बात और देखिए, तीनों को जोड़ के देखिए, यदि 30 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, तो यहां देखिए 6 9 15, 15 15 30, और ये 30 30 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए तो ये हम लोगों ने समझा। अब हम लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। देखिए इसमें कि देखिए प्रतिरोधों के बीच अंत से अंत तक कनेक्शन, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो कनेक्शन होता है वही होता है, क्या होता है, श्रेणी क्रम में। ठीक, और समग्र प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसे मैंने यहां पे देखा था कि ये 2 ओम था, ये 3 था, ये 5 था, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी, 10 ओम आई थी। तो ये 10 ओम है, इन तीनों से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है। ठीक है, तो 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है, और जब हम लोग इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो वो क्या होगा, इन तीनों की अलग अलग वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब 2 से भी ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है, और 5 से भी ज्यादा है। तो ये आपका यही मतलब हो गया। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग तीसरा वाला देखेंगे। ठीक है, कि श्रृंखला में प्रतिरोधों के संयोजन में कुल संभावित अंतर मतलब विभवांतर व्यक्तिगत प्रतिरोधों में जो विभवांतर के योग के बराबर होता है। संभावित अंतर मतलब विभवांतर। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी आप लोगों ने यहां पे देखा हुआ था, ठीक है, कि यहां पे देखो कि जो आपका ये विभवांतर है, ठीक है, जो स्रोत मतलब बैटरी का जो विभवांतर है, इन तीनों के विभवांतर के अलग अलग के योग के बराबर होगा। यही हम लोग को लास्ट पॉइंट समझा रहा है। ठीक है, यही हम लोग को समझा रहा है कि श्रृंखला में प्रतिरोधों के संयोजन में कुल जो विभवांतर होगा वो व्यक्तिगत प्रतिरोधों में विभवांतर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग को श्रेणी क्रम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे विद्या विहार के इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।